वो क्या एक चीज़ है जो स्टॉक मार्केट के अंदर में एवरग्रीन है और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है स्टॉक मार्केट का। अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका जवाब शायद आप बोलेंगे पैसा बनाना, बट एक्चुअली में वो आंसर नहीं है। मेरे लिए आंसर है सीखना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतना लर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि एक मार्केट है, उसमें इतने सेक्टर्स है, इतनी इंडस्ट्रीज है, इतना काम करने का तरीका है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इतने साल से मार्केट में लगा हुआ हूँ और अभी भी फील होता है कि शायद मार्केट का 1-2% ही मुझे आता है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जो शेयर बाजार के अंदर में सीरियसली आए हैं। इंटरटेनमेंट सीकर्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सीरियस मार्केट से सीरियस काम करके सीरियस पैसा बनाने आए, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग। और ये जो मेरा क्वेस्ट है लर्न करते रहना, और आपके साथ में जितनी लर्निंग हो रही है वो शेयर करते रहना मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, यही क्वेस्ट मुझे बार बार मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं। आज वापस से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लर्न टू इन्वेस्ट सेक्टर स्पेशल वीडियो में, और ये 6th वीडियो है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। ये पूरा जो एक्सरसाइज मैंने किया ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, मेरी टीम ने मुझे हेल्प किया ये कॉन्सेप्ट समझने में, सेक्टर को समझने में, और मैं ये सेक्टर का लर्निंग के दौरान इतना डीपली घुस गया उस सेक्टर में कि मुझे इस सेक्टर से प्यार हो गया। लेकिन आपको सारी बातें तो बता नहीं सकता हूँ, तो उसमें से की बातें जो है ना, वो मैंने एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपके लिए तैयार किया था। 5 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए, ईवी पे भी मैंने बात की, और आज 6ठा वीडियो है, बिकॉज कहीं ना कहीं लर्निंग को रोकना भी पड़ेगा ताकि आप यहाँ से और अपनी एडवांस लर्निंग की जर्नी चालू कर पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर में बाकी सारी बातें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में मुझे करनी थी 5 वीडियो के बाद, ये मैं इस वीडियो में करूँगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मोटा मोटी ये सेक्टर का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1 से लेके 6 तक सब देखना है। इसका प्लेलिस्ट है अलग से, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ABCD का आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग ये पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी बता देता हूं कि एक और सेक्टर को पकड़ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, वो है केमिकल सेक्टर। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट केमिकल सेक्टर पे होमवर्क चालू कर दिया मैंने, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो नेक्स्ट आप उसको भी देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्टर में, ऑटोमोबाइल का लास्ट वीडियो। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने जो पूरी चर्चा की, उस चर्चा में हमने कास्टिंग, बेयरिंग, बैटरीज, टायर, लुब्रिकेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। उसके पहले हमने ईवी पे बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे फॉर्जिंग्स, फास्टनर्स, डीजल इंजन्स और दूसरे ऑटोमोबाइल एंसिलरी जो कंपनीज है या जो इंडस्ट्री है उस पर्टिकुलर सेक्टर पे। फॉर्जिंग्स, तो जब हम लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग कास्टिंग्स, तो कास्टिंग का एक प्रोसेस मैंने आपको समझाया था कि कैसे एक मोल्ड के अंदर में लिक्विड डाल के फिर शेप तैयार किया जाता है, जो कि कास्टिंग का शेप होता है जिसको यूज़ किया जाता है, चाहे वो गाड़ी के चेसिस में है या गाड़ी के इंजन के अंदर में। तो वो एक प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस है फॉर्जिंग का। फॉर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली गाड़ियों में तो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, तो फॉर्जिंग क्या प्रेशर का टेक्निक है कि एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, शेप है, उस पर प्रेशर डाल के उसको उस शेप में डाला जाता है जिस शेप के लिए हमको गाड़ी में पार्ट चाहिए। जैसे अब गेट है या बोनेट है, कुछ भी बनाना है तो वो इस प्रोसेस के, फॉर्जिंग के प्रोसेस के थ्रू बन सकता है। अब देखिए इसके अंदर में इमेज है, यहाँ पर मैंने उस इमेज को डाला है कि ओपन डाई फॉर्जिंग होता है और क्लोज डाई फॉर्जिंग होता है। ओपन में दिख रहा है बहुत क्लियरली कि ओपन है, और क्लोज मतलब एक पर्टिकुलर शेप ऑलरेडी डिफाइंड है, उस शेप के अंदर में जब हम वो हार्ड सब्सटेंस को डालते हैं तो उससे वो राइट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर्जिंग जनरली एल्यूमिनियम में यूज होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज द मेन मेटल विच इज यूज्ड इन द कार। तो फॉर्जिंग प्रोसेस, अब आप कहेंगे कि भाई कास्टिंग और फॉर्जिंग में डिफरेंस क्या है और क्या सेम कंपनी दोनों काम नहीं कर सकती। जनरली क्या होता है, दोनों बहुत स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट है। तो कास्टिंग की कंपनी जनरली डिफरेंट होती है, फॉर्जिंग्स की कंपनी जनरली डिफरेंट होती है। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये क्या खत्म होने वाली नहीं है। ऑल्दो इसका ग्रोथ स्टेबल है, ऑलमोस्ट 5% CAGR ग्रोथ है इसका, और ये ऐसे ही ग्रो करती रहेगी, बिकॉज गाड़ियों में इसकी नीड तो रहेगी, चाहे गाड़ी चेंज हो जाए, डीजल पेट्रोल से ईवी गाड़ी चली जाए, बट बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में इस प्रोसेस का नीड तो रहेगा ही रहेगा। सो ये ग्रोथ 5% चलता जाएगा। और इसके अंदर में प्रॉब्लम जो है वो है क्योंकि इसमें यूजेज ऑफ स्टील है, एल्यूमिनियम है, ज़्यादातर एल्यूमिनियम है, तो अगर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा तकलीफ होता है। और इंडिया क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग बेस बनता जा रहा है, चाइना +1 वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में आ रहा है,
तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स आर इमर्जिंग इन दिस डोमेन ऑफ फोर्जिंग्स। फोर्जिंग के अंदर में बड़ा प्लेयर का बात करें तो भारत फोर्ज सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में। इनफैक्ट इसके बहुत ग्लोबल क्लाइंट्स है, दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम है ये, जो कि कल्याणी ग्रुप का है। और दूसरा है रामकृष्ण फोर्जिंग्स, जो कि फोर्जिंग के अंदर में स्पेशलाइज करता है। उसके बाद चलते हैं फास्टनर्स के ऊपर में। अब फास्टनर्स आप अपने घर पे भी देखते होंगे, आप स्क्रू वगैरह यूज करते हैं, तो एक तरीके का वो भी फास्टनर्स हो गया। बट जब हम गाड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फास्टनर्स विल बी स्लाइटली मोर thicker and more heavier because का industrial utility है। So nuts, bolts and washers which are used in cars, और इसका usage actually industrial भी है। Automobile is almost 30 to 35% of the fastener industry। Industry बहुत relevant है because कुछ भी चीज़ों को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो नट बोल्ट से तो उसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा प्लेयर इस डोमेन के अंदर में है सुंदरम फास्टनर्स, जिसका ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर है। और दूसरा प्लेयर है स्टर्लिंग टूल्स, जिसका 25% मार्केट शेयर है। ये मैंने एक इमेज किसी कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से बोरो कर लिया। तो इस इमेज में आपको एक प्रोसेस पता लग रहा है कि कैसे फास्टनर्स क्रिएट होते हैं। जनरली स्टील होता है, तो स्टील को यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और शार्पनेस क्रिएट करते हैं, रोलिंग क्रिएट करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली वो एक नट बोल्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है। इसका यूजेज गाड़ी में हर कॉर्नर में है और इंजन में भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी में किस यूज के लिए इसको करना है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी उसको प्रोवाइड कर देती है। इसका मार्केट ट्रेंड ऑब्वियसली गाड़ियां तो बनेंगी, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, ईवी हो, और फास्टनर्स का नीड तो रहेगा ही। स्लो स्टेडी ग्रोथ इंडस्ट्री है, 4 से 5% CAGR है और आने वाले टाइम पे ग्रो करती रहेगी। इसका यूसेज ऑटोमोबाइल इज ऑलमोस्ट 30%, इंडस्ट्रियल इज 13%, एरोस्पेस 13%, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 10%, होम अप्लायंस 7% और बाकी सारे छोटे छोटे काम में तकरीबन 27% इसका यूसेज है। तो दीज आर ऑल लाइक कोर एसेंशियल इंडस्ट्रीज जिसका रेलेवेंस हमेशा रहेगा। इनोवेशन इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट बिकॉज इनका यूटिलिटी वैल्यू बहुत हाई है तो इनमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमको दिखती रहती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर में कि स्टील प्राइसेस, अगर स्टील प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि ये कंपनीज जो है उस कॉस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं बिकॉज इट इज़ अ B2B। तो B2B जब होता है तो सामने वाला जो बाई कर रहा है उसको पता है कि स्टील प्राइसेस बढ़ गए तो उसका भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। जनरली B2C में आप कॉस्ट ट्रांसफर नहीं कर पाते, बट B2B में जनरली आप कॉस्ट ट्रांसफर कर पाते हैं। अच्छा, इसमें एक परिवर्तन कुछ दिनों से हुआ है, वो है कि पहले तो लोहा या स्टील को यूज किया जाता था फास्टर बनाने के लिए, प्लास्टिक को भी यूज किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक भी अब उस तरह के सॉलिडिफाई हो चुके हैं कि उनका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गया है और वो काइंड ऑफ एक तरह का मेटल भी हो गया है। ऐसे कई हाई इंटेंसिटी प्लास्टिक्स होते हैं। तो ये सारी जो कंपनीज है ना, अब उन्होंने प्लास्टिक को भी अडॉप्ट कर लिया। एडवांटेज ये होता है कि प्लास्टिक हल्का है, जो फास्टर प्लास्टिक का बनता है वो हल्का है। तो जो ईवी गाड़ियां बन रही है, जो उसका ग्रोथ हो रहा है, या गाड़ियों को अगर हल्का कर रहा है या एरोप्लेन वगैरह में यूज़ कर रहा है जहां पर लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर प्लास्टिक फास्टनर्स भी अब यूज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा इनोवेशन आ रहा है उसके अंदर में भी, बट इवेंचुअली यही सारी कंपनीज हैं जो इस तरह का इनोवेशंस को इंस्टिगेट कर रही है। तो कंपनीज की बात करें तो सुंदरम फास्टनर एक कंपनी है, स्टर्लिंग टूल्स है और सिमन मार्शल है जो कि बहुत छोटी कंपनी है। ये सारा इंफॉर्मेशन ना आपको स्टॉकेज ऐप में मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगा कि आप कैसे स्टॉकेज ऐप में सेक्टर में जाके ये सारे इंडस्ट्रीज के कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उनका फाइनेंशियल्स क्या है, उनका मार्केट कैप क्या है और आपको किस कंपनी को देखना चाहिए बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस हिस्टोरिकल ग्रोथ, वो सारा डिटेल मैंने स्टॉकेज में डाल रखा है, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। अब चलते हैं डीजल इंजन की तरफ। तो डीजल इंजन बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो हमारी लाइफ के साथ तो जुड़ा हुआ ही है। हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से डीजल इंजन के साथ में एसोसिएटेड है, चाहे हमारी गाड़ी हो, चाहे हमारा जनरेटर हो घर पे, या कुछ भी हो, हमारी बाइक हो। डीजल इंजन का काम बहुत ही सिंपल सा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कन्वर्ट करना पावर के अंदर में, ताकि कोई ना कोई मैकेनिकल एक्टिविटी होती रहे। करेक्ट। तो गाड़ियों के अंदर में डीजल गाड़ियां हैं ही, बाकी और भी एक्टिविटीज़ है। जैसे अब मैं कुछ दिन पहले समुद्र में गया था, तो वहाँ पर हमने एक बोट की थी, तो वो बोट के अंदर में डीजल इंजन लगा हुआ था जो हमारे बोट के पेस को मैनेज कर रहा था। तो बहुत सारा यूटिलिटी है। डीजल इंजन 2 स्ट्रोक भी होता है, 4 स्ट्रोक भी होता है। एज द नेम सजेस्ट 2 स्ट्रोक जनरली छोटे लाइट व्हीकल्स के लिए यूज होता है, जिसमें 2 स्ट्रोक होता है तो लिमिटेड पावर जनरेट होगा। 4 स्ट्रोक इज जनरली फॉर हेवी कार, ट्रक्स और जो हेवी मोटर बाइक्स होती है,
ज़्यादा सीसीज की मोटर बाइक होती है उनमें यूज़ होता है, क्योंकि इनमें पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। डीजल इंजन, यू नो दैट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी एक अलग ही दौर पे जा रहा है, तो डीजल पूरा दुनिया चाह रहा है कि डीजल का कंजम्पशन कम हो जाए, बिकॉज सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है वो डीजल इंजन करता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो गाड़ियों का इवोल्यूशन हो रहा है, ये पावर जनरेशन का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले तो पूरा इंजन डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन था, फिर हाइब्रिड आया। हाइब्रिड कैसे वर्क करता है, मैंने एक वीडियो में, ईवी के वीडियो में बताया था आपको कि हाइब्रिड में जब भी आप इलेक्ट्रिक पे रहता है, जब आप ब्रेक मारते हैं तो ये पावर जनरेट करता है। फिर उसके बाद में प्लग इन हाइब्रिड अभी लॉन्च होना चालू हो गया है कि भाई ट्रेडिशनल पावर जनरेटर भी है, चाहे वो डीजल है पेट्रोल है, साथ में प्लग इन इलेक्ट्रिक भी है। तो आप कोई भी पावर कनेक्शन से प्लग इन कर ले तो वो दोनों पे गाड़ी चलती है। और फाइनली अभी जो नया दौर आ गया वो है ऑल इलेक्ट्रिक। तो अब देखो धीरे धीरे डीजल इंजन का ऑटोमोबाइल पे यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऑल्दो बड़ी गाड़ियों में रिप्लेस करना डिफिकल्ट है, बिकॉज ईवी ट्रक्स को फुल फ्लेजेड आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डीजल का वहां पर रोल है, बिकॉज पावर जनरेशन में डीजल इज ऑब्वियसली फार सुपीरियर इवन देन पेट्रोल। तो मेजर प्लेयर्स इसमें है कमिंस, स्वराज इंजन्स और ग्रीव्स। इनफैक्ट ग्रीव्स तो काफी ज्यादा काम कर रही है अभी ईवी ओरिएंटेड इकोसिस्टम के अंदर में भी। तो ऑल दीज प्लेयर्स, देखिए ऑटो एंसिलरी में एक बात है कि सारे प्लेयर्स को पता है कि इंडस्ट्री चेंज हो रही है और वो कहीं ना कहीं नए चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो नए सब्सिडीज बना रहे हैं या नई कंपनीज खरीद रहे हैं या एग्जिस्टिंग काम को इवॉल्व कर रहे हैं ताकि न्यू वे ऑफ ऑटोमोबाइल को अडॉप्ट कर सके। तो ये जो बड़े प्लेयर्स का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ना, इनको आपको ट्रैक करना है, बिकॉज ये तो यही रहेंगे, ये भी इवॉल्व करेंगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होगी ये भी चेंज करेंगे। इसलिए मैंने सारा नाम आपको नहीं दिया, ये जो मेजर प्लेयर्स हैं इन्हीं का नाम मैंने आपको एक एक सेक्शन में मेंशन किया है। अब फटाफट कुछ और मेजर ऑटोमोबाइल प्लेयर्स की बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है मदरसन सोमी, जो कि दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। एक्चुअली बोला जाए तो एक मल्टीनेशनल है इंडिया की, जो दुनिया भर में जाके जिसने बहुत ही काफ़ी अच्छे एक्विजिशंस किए हैं, काफ़ी अच्छे जॉइंट वेंचर्स किए हैं। तो मदरसन सोनी का अगर मैं प्रोडक्ट प्रोफाइल देखूं तो इंटीरियर लैंप, हार्नेस, कॉकपिट, बम्पर, फ्रंट एंड मॉड्यूल्स, डोर ट्रिम, पिलर ट्रिम, स्पॉइलर, एयर क्लीनर चेसेस, फ्यूज बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, कनेक्टर्स, कितने सारी कंपनीज के कितने सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और इसका लीडरशिप है इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर में। और देखिए इतना इजी नहीं होता है, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ हर प्रोडक्ट पे लीडरशिप पे लेके आना और उस पर कंटिन्यूटी करना, इट्स नॉट ईजी। सो दिस इज ट्रूली इंडियाज मल्टीनेशनल where it has leadership in lot of products which is used in a typical automobile. दूसरी कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज भी अगेन दे आर सप्लायर ऑफ स्विचेस, लाइटनिंग्स, हॉर्न्स, सीटिंग, कास्टिंग्स, अदर्स, और आफ्टर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक्टिविटी में मिंडा इन्वॉल्व्ड है एंड अगेन दे आर लीडर्स। इनफैक्ट ये सारी कंपनी जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, तो चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, बजाज हो, ये सब अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट्स जो है, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स उनको चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, वो इन्हीं कंपनी से ही लेते हैं और सालों साल से लेते आए और आने वाले टाइम पे लेते आएंगे। चाहे वो गाड़ियों के फॉर्मेट चेंज हो जाए, जैसे ईवी है, तो आप देखिए मिंडा भी अपने आप को ईवी में कैसे इवॉल्व कर रहा है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डीसी कन्वर्टर, बैटरी पैक, ऑफ बोर्ड चार्जर, आरसीडी केबल्स, टेलीमैटिक्स, कितने सारे ईवी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है जो मिंडा बना रहा है और अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद चलते हैं बॉश अगेन ये एक ऐसा ब्रांड है जो हमारी लाइफ में कभी न कभी हम जुड़े होंगे इसके साथ में। तो गाड़ियों के अंदर में इसका खास दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम, डीजल सिस्टम, ग्लो प्लग्स, ऑटो इलेक्ट्रिक, बैटरीज, ऑटोमोबाइल, हॉर्न्स एंड फिल्टर्स, गैसोलाइन। इनफैक्ट बॉश की वॉशिंग मशीन मैं तो यूज़ करता हूँ, बड़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है। इलेक्ट्रिक के अंदर में बिकॉज इट्स अ मल्टीनेशनल, सो देयर कमांड ऑन इलेक्ट्रिक ड्यूरेबल गुड्स इज वेरी वेरी गुड। स्मार्ट प्लगइन्स, वाइपर जो गाड़ियों में होती है उसके जो ब्लेड है वो बॉश बनाता है। लुब्रिकेंट्स तो ही, लाइट कॉइल्स, चार्जिंग कॉइल्स, कितने सारे प्रोडक्ट्स ये बना रहा है और इसमें इसका लीडरशिप है। सो दिस इज अगेन वन कंपनी मल्टीनेशनल, इंडिया में लिस्टेड है, जिसको अगर
ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा तो ये भी कंपनी उस ग्रोथ का पार्ट बनेगी। और बॉश सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए नहीं काम करता है, बॉश हैज मल्टीपल रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल सेगमेंट इज वन पार्ट ऑफ इट्स ऑफरिंग्स। उसके बाद ये बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, वो है सोना BLW। सोना चालू तो किया था इन्होंने स्टीयरिंग से, बट अब धीरे 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 वो लोग ऑटोमोबाइल के बियॉन्ड आपके ट्रेन कंपोनेंट्स, मोटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बैटरीज, उस सब के अंदर में इन्होंने अभी फोरे कर लिया है। सो यू हैव द प्रोडक्ट रेंज विच दे हैव इज इलेक्ट्रिक, सॉफ्टवेयर्स, मैकेनिकल्स, मटेरियल्स, ये सारा प्रोडक्ट इकोसिस्टम को उन्होंने डेवलप किया एंड दे आर अगेन वन ऑफ द largest auto component players in India and globally. In fact, they have multiple joint ventures with some global partners outside India. तो ये कुछ कुछ कंपनी मैंने क्यों मेंशन किए, बिकॉज ये एक्चुअल में बहुत ही बड़ी कंपनीज है। हमने जनरली मारुति, टाटा मोटर इनके बारे में सुना, बट रिटेल लेवल पे हम लोग जनरली ये सब कंपनीज के बारे में नहीं सुनते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए ना तो गाड़ी के पीछे का काम जो है वो ये कंपनीज कर रही है। टाटा मोटर वगैरह तो असेंबल करके आपको प्रेजेंट कर रही है और आफ्टर सेल सर्विस कर रही है। तो इनमें अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो बनाती है गाड़ियां उन तो है ही, साथ में जो मेजर कंपोनेंट प्रोवाइडर्स है उनमें भी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद है सुब्रोस। सुब्रोस का नाम आपने सुना होगा, एसी के अंदर में काफ़ी इन्होंने, इनफैक्ट जितना मुझे याद है मैं पढ़ रहा था कि इनका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है गाड़ियों के एसी में। तो अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं काम कर रही है तो कहीं ना कहीं सुब्रो का प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटा मोटी सारी गाड़ियों के एसी में यही फिटेड है। उसके अलावा एसी के अलावा जैसे उनके बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कोई सामान ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम X to Y तो कोल्ड स्टोरेज के लिए उसको रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स चाहिए तो वो सुब्रोस बना के देता है। तो सो मेनी प्रोडक्ट्स दे हैव एंड दे आर लीडर इन अगेन दिस डोमेन। उसके बाद है लुमेक्स। लुमेक्स तो मुझे याद है मैं जब गाड़ी मेरे पास हुआ करती थी तो मुझे एक ना साइड में ग्लास लगवाना था। तो जब मैं मार्केट गया था, बहुत साल पुरानी बात है, तो मुझे लुमेक्स का प्रोडक्ट उसने ऑफर किया था। तो साइड ग्लास, लाइटिंग, ये सब के अंदर में लुमेक्स इज अगेन अ बिग प्लेयर इन द डोमेन। तो ये तो कुछ नाम मैंने आपको मेंशन कर दिए क्विकली कि कौन सी कंपनी क्या करती है। मोटा मोटी आपको एक ऑटो कंपोनेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं आपको स्टॉकेज में दिखाता हूं कि आप अगर स्टॉकेज के अंदर में सेक्टर में जाओगे तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में देखो ये मोटा मोटी सारा इंडस्ट्रीज का हमने यहाँ पर मेंशनिंग कर दिया है। एंड एवरी इंडस्ट्री यू कैन सी विच आर द बिग प्लेयर्स, किस प्लेयर का क्या पीई है, कैसे एक सेल्स उनका वर्क कर रहा है, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो जैसे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल एक एनालिसिस करके अपना व्यू बनाते हैं, वैसे ही आप अगर सेक्टर्स के एक एक इंडस्ट्री में जाके अगर आप होमवर्क करके व्यू बनाएंगे तो यहाँ से आपको कई ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आप कन्विंस हो जाएंगे और आप शायद इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप कन्विंस हो जाएंगे और आप शायद इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बिकॉज अगर आप कन्विंस नहीं है और आप इन्वेस्ट सही तरीके से नहीं करेंगे, मेरे बोलने पे कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में उसका एक प्रॉब्लम भी उठाना पड़ेगा। तो गो थ्रू दिस इंटायर डेटाबेस, गो थ्रू ऑल माय वीडियोस, go through this database in Stockage and find out the companies which you feel are perfect match for your investment thesis. Because हर इंडिविजुअल इंसान का एक खुद का इन्वेस्टमेंट थेसिस होना चाहिए और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करके उसको लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेरा एक फाइनल सजेशन ये रहेगा, हर कंपनी, इतनी सारी कंपनीज एक्चुअली मैंने तो लिमिटेड ही कवर किया है, हर कंपनी को अपना एक यूनिक इकोसिस्टम है। तो आप जब कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो ना तो वो इकोसिस्टम आपको दिखता है। और अगर आप कंपनी का लास्ट 4-5 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, जो कि हमने पढ़ा है जब हम ये बना रहे थे पूरा, तब आपको समझ में आता है कि ये कंपनी कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई है और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में मेरे को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अगेन नॉट अ वेरी ओवरनाइट डिसीजन, इट टेक्स टाइम। एवरी कंपनी को स्टडी करने में मिनिमम 30 घंटे लगते हैं, हर सेक्टर को स्टडी करने में मिनिमम 300 घंटे लगते हैं। तो वो आप होमवर्क करेंगे तब आप इस सेक्टर पे कन्विंस होके अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज नॉट सो इंटरेस्टिंग डोमेन। बोरिंग है बट पैसे हमेशा बोरिंग एक्टिविटी में बनती है। तो चलिए ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बताने में। आई होप यू लाइक्ड इट।
और ये मेरा प्लेलिस्ट जो है इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इस पर्टिकुलर सेक्टर का प्लेलिस्ट मैं इसके नीचे दे दूंगा। आप वो प्लेलिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गो थ्रू द वीडियोस वंस अगेन, गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सेक्टर, और थोड़ा डीप होमवर्क आप चालू करिए इस सेक्टर पे, और इसमें से अच्छे स्टॉक्स मिले, मैंने कुछ मेंशन कर दिए, इसमें से अच्छे स्टॉक्स मिले तो उनमें धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू करिए। नेक्स्ट सेक्टर जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो है केमिकल सेक्टर। उस पर भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। एक एक इंडस्ट्री को पकड़ेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।